समाजशास्त्र के सभी प्रतिभागी छात्र एवं छात्राएं, मित्रों, आज पहले आप लोग थोड़ा सा ये देखिएगा कि कहीं आवाज में प्रॉब्लम है कि पहले से और अच्छी हो गई है, क्योंकि आज जो है माइक थोड़ा सा और सही हुआ है यहाँ का सिस्टम। तो थोड़ा सा इसको हमको इंडिकेट करने का प्रयास कीजिएगा कि उसमें और अच्छी आवाज आई है कि नहीं। मित्रों देखिए, आज जो आपकी जो बिल्कुल न्यू टॉपिक है वह टॉपिक आपकी है सामाजिक समूह। लेकिन इसके पहले हम लोगों ने समाजशास्त्र के उद्भव एवं विकास पर अध्ययन किया। अब उद्भव विकास का जो हमने अध्ययन किया वहां पर, अब उसमें देखिए सामाजिक समूह तो है टॉपिक आज की, ये आज की टॉपिक आपकी पूर्व टॉपिक है सामाजिक समूह। अभी हम 10 मिनट पहले प्रथम दृष्टया चर्चा करेंगे। कुछ और प्रश्न हैं जो समाजशास्त्र के उद्भव और विकास से पूछे जाते हैं और आप लोगों के सामने एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक ना। कुछ और भी प्रश्न हैं जहां पर समाजशास्त्र के उद्भव और विकास से वह प्रश्न पूछे जाएंगे आप लोगों से, लेकिन वहां पर आप लोगों के सामने एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो प्रथम दृष्टया हम उन प्रश्नों पर पहले चलते हैं जो समाजशास्त्र के उद्भव और विकास से संबंधित हैं, जहां से प्रश्न आपसे बार बार पूछे जाते हैं। तो एक तो प्रश्न यहीं पर पूछा जाता है पहले जो है कि जो हमने आप लोगों को सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति, ठीक ना, तो सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति में ध्यानपूर्वक देखिएगा, सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति पर हमने चर्चा किया था, ठीक ना। और जो सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति पर जो हमने चर्चा किया, तो सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति पर हमने कहा कि इसका प्रयोग सर्वप्रथम लिपले महोदय ने किया है। सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति से हमने किसको जोड़ा? लिपले को, ठीक ना। ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न आपसे खूब अच्छे ढंग से प्रश्न कभी कभी जो है काफी वह गहराई से प्रश्न पूछ लेता है, और पीजीटी की परीक्षा में, माध्यमिक की पीजीटी में तो और प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो देखिए, यह जो प्रश्न सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति से जो लिपले पर हमने चर्चा किया था, अगर आपसे प्रश्न यह पूछा जाता है कि सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति का व्यापक रूप में, देखिए प्रश्न आपका बनेगा, पहले आज इस पर इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज पहले इस पर हम लोग पूरी चर्चा करने के बाद फिर सामाजिक समूह टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो जो सामाजिक, देखिए प्रश्न यहां से बनेगा आपका कि सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति का व्यापक रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ठीक, तो अब देखिए, जब सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति का व्यापक रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो यहां पर आप टिक लगाएंगे, लिपले लिखेंगे, ठीक ना। क्या लिखेंगे? देखिए यहां पर सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति का व्यापक रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तब लिपले आ जाएंगे। और यदि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? देखिए थोड़ा सा शब्द है यहाँ पर अंतर, सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर जो सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति का अगर प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो यहाँ पर बेटा जब आप कहोगे तो हेरोडोटस हैं, हेरोडोटस, ठीक। अब देखिए यहाँ दोनों प्रश्न में थोड़ा सा अंतर आ गया कि इसलिए हमने यहाँ बताया कि आप लोगों के सामने कहीं कंफ्यूजन की स्थिति पैदा ना हो। तो सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति का व्यापक रूप में सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले समाजशास्त्री कौन है? लिपले महोदय, ठीक। व्यापक रूप में शब्द आ जाए क्या? व्यापक रूप। तो जब व्यापक रूप आ जाता है तब वहां पर आप लिपले पर टिक लगाओगे, ठीक ना। सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था?
अगर हेरोडोटस आ जाता है तो आप हेरोडोटस पर टिक लगाएंगे, ठीक ना। अगर संभवतः हेरोडोटस का नाम नहीं आता है, जो आपको विकल्प दिया गया है उस विकल्प में यदि हेरोडोटस का नाम आ जाता है कि सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, उसमें लिपले भी हैं और हेरोडोटस भी हैं, तब आप हेरोडोटस पर लगाओगे, ठीक ना। व्यापक रूप में तब हेरोडोटस आ जाता है और लिपले भी आ जाता है, तब आप लिपले पर टिक लगाओगे, ठीक ना। और यदि यदि हेरोडोटस का नाम नहीं आता है, ठीक ना, तब उस कंडीशन में आप लिपले पर टिक लगाएंगे, ठीक ना। कहीं से कोई कंफ्यूजन, किसी को किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन? पूनम गंगवार, प्रतिज्ञा मिश्रा, राज देवी, किसी को कहीं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो बताएं भाई आप लोग। धनंजय, सबका क्लियर हो रहा है ना। अब देखिए जो नेक्स्ट प्रश्न बेटा आपसे फिर जो है प्रश्न बनता है। अब नेक्स्ट प्रश्न जो जो हमने आपको बताया है, नेक्स्ट प्रश्न आपसे फिर पूछा जाता है कि समाजशास्त्र में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इस कंडीशन में आप टिक लगाएंगे हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक ना। देखिए अब यहां पर हमने आप लोगों को कहा कि समाजशास्त्र में संरचनात्मक प्रकारात्मक पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो समाजशास्त्र में संरचनात्मक प्रकारात्मक पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले समाजशास्त्री हैं आपके हर्बर्ट स्पेंसर। चलिए नेक्स्ट। ठीक, अब नेक्स्ट प्रश्न बनता है। जो प्रश्न है ये सब कुछ प्रश्न खोजी प्रश्न होते हैं, ठीक ना। प्रश्न आपका है कि इतिहास भूतकाल का समाजशास्त्र है, इतिहास भूतकाल का समाजशास्त्र है और समाजशास्त्र वर्तमान का इतिहास है। देखिए प्रश्न, इतिहास, नेक्स्ट प्रश्न है इतिहास भूतकाल का समाजशास्त्र है, ठीक ना। प्रश्न क्या है? प्रश्न आपका है कि इतिहास भूतकाल का समाजशास्त्र है और समाजशास्त्र वर्तमान का इतिहास है, और समाजशास्त्र वर्तमान का इतिहास है, ठीक। यह स्टेटमेंट किसका है? ध्यानपूर्वक देखिएगा, इतिहास भूतकाल का समाजशास्त्र है और समाजशास्त्र वर्तमान का इतिहास है। यह स्टेटमेंट आपका है हार्वर्ड का। हार्वर्ड ने कहा है कि इतिहास भूतकाल का समाजशास्त्र है और समाजशास्त्र वर्तमान का इतिहास है, ठीक। यह सब जो प्रश्न है ये सब प्रश्न भी आप लोग नोट करते जाइएगा, जिससे कि परीक्षा में ये काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक ना, और ये अलग से ही बताना पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे जो है, हाँ, अब एक और प्रश्न है आपका, ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रश्नावली उद्दीपकों का एक समूह है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्नावली उद्दीपकों का एक समूह है जिसमें शिक्षित व्यक्ति
या जिसमें, हाँ, जिसमें शिक्षित व्यक्तियों को उनके शाब्दिक व्यवहार के, शिक्षित व्यक्तियों के उनके शाब्दिक व्यवहार के प्रेक्षण हेतु छोड़ दिया जाता, प्रेक्षण हेतु छोड़ दिया जाता है, प्रेक्षण हेतु छोड़ दिया जाता है। यह कथन आपका किसका है? ठीक ना। तो यह कथन बेटा आपका जो है लुंडवर्ग महोदय का है, लुंडवर्ग। ठीक, इसके अलावा भी ये सब प्रश्न भी आप नोट करते जाइएगा। इसके अलावा भी अब आप लोगों का टेस्ट पेपर भी होगा, हम अनाउंस करेंगे। टेस्ट पेपर आप लोगों के पास हम भेजेंगे, जो भी ऑनलाइन बच्चे हमारे यहाँ एडमिशन लिए हैं, जिससे कि 2-3 टेस्ट पेपर हम ले लेंगे, तो उससे उसी में सब प्रश्न समाहित हो जाएंगे। उसी में जितने भी प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, लगभग हम ऐसे पेपर को सेट करने का प्रयास करेंगे कि लगभग उसी से जो आप पढ़ लिए हो, आसानी के साथ आप उस प्रश्नों को कर ले जाओ, और परीक्षा में भी वो प्रश्न पूछा जाए तो वहां पर भी आप प्रश्नों का उत्तर आसानी के साथ दे सकें। तो देखिए यहाँ पर प्रश्नावली उद्दीपकों का एक समूह है, जिसमें शिक्षित व्यक्तियों के उनके शाब्दिक व्यवहार के प्रेक्षण हेतु छोड़ दिया जाता है। यह स्टेटमेंट किसका है? तो यह स्टेटमेंट आपका लुंडवर्ग महोदय का है। फिर आगे चलिए। हाँ, फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका फिर बनता है कि समाजशास्त्र में तीन पद्धतियां, ठीक ना। तो ये जो समाजशास्त्र में जो मुख्य रूप से जो 3 पद्धतियां हैं, वह एक ऐतिहासिक है, और आपका जो है सांख्यिकी और सर्वेक्षण। हाँ, ऐतिहासिक, ये तीनों साथ में, ऐतिहासिक, सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी सांख्यिकीय पद्धति की चर्चा किसने की? पद्धति की चर्चा किसने की? ध्यान में देखिएगा, समाजशास्त्र में 3 पद्धतियां जो है मुख्य रूप से हैं, वो एक ऐतिहासिक है, एक सर्वेक्षण है, और एक सांख्यिकी पद्धति की चर्चा किसने की? तो इस पद्धति की चर्चा करने वाले महानुभाव हैं चैपल महोदय। कौन है? चैपल। चैपल नहीं भाई, चैपिन है, ठीक ना। तो समाजशास्त्र की जो 3 मुख्य रूप से पद्धतियां हैं, एक ऐतिहासिक है, दूसरी सर्वेक्षण है, और तीसरी सांख्यिकी पद्धति है। इसकी चर्चा जो है वह चैपिन महोदय ने की। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न बेटा। हाँ, ठीक, हाँ लिखिए, समाजशास्त्र, यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। समाजशास्त्र अन्य विज्ञानों की न तो गृह स्वामिनी है, न तो गृह स्वामिनी है, और न ही उसकी दासी, और न ही उसकी दासी, अपितु यह उसकी बहन के समान है, अपितु यह उसकी बहन के
समान है। उक्त कथन है, उक्त कथन है। देखिए ध्यानपूर्वक, यहां पर हमने कहा कि समाजशास्त्र अन्य विज्ञानों की न तो स्वामिनी है और न ही उसकी दासी, अपितु यह उसकी बहन के समान है। यह चर्चा किसने की? ठीक, तो यह बात की है वांसवेकर। किसने किया है भाई? वांसवेकर। ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहां पर प्रश्न आपका क्या है? समाजशास्त्र अन्य विज्ञानों की न तो स्वामिनी है और न ही उसकी दासी, अपितु यह उसकी बहन के समान है। उक्त कथन है, उक्त कथन है। तो यह कथन किसका है? यह कथन आपका है वांसवेकर का है। ठीक ना? यह कथन किसका है? यह कथन उसका वांसवेकर महोदय का है। ठीक, सब लोग हाँ भाई, चलिए नेक्स्ट। अब किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही बेटा इसको समझने में? अगर कहीं से, ये सब काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि समाजशास्त्र का उद्भव विकास समाप्त हो चुका है, ठीक ना? उसकी अध्ययन पद्धतियां भी हम बता चुके हैं आप लोगों को, इसलिए वहां से जो चीजें हैं कुछ अलग से बताई जाती हैं और वह चीजें सीधे सीधे पूछी जाती हैं। आज हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट। अब देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक राजनीति शास्त्री, प्रत्येक राजनीति शास्त्री समाजशास्त्री, प्रत्येक राजनीति शास्त्री समाजशास्त्री तथा प्रत्येक समाजशास्त्री तथा प्रत्येक समाजशास्त्री राजनीति शास्त्री होता है। राजनीति शास्त्री होता है। ध्यानपूर्वक देखना बेटा, यहां पर आपका प्रश्न है कि प्रत्येक राजनीति शास्त्री समाजशास्त्री तथा प्रत्येक समाजशास्त्री राजनीति शास्त्री होता है। यह कथन किसका है? ठीक ना? प्रश्न है प्रत्येक राजनीति शास्त्री समाजशास्त्री तथा प्रत्येक समाजशास्त्री राजनीति शास्त्री होता है। यह कथन आपका है गिडिंग्स महोदय ने कहा है। देखिए ध्यानपूर्वक, यहां पर प्रश्न क्या है? प्रत्येक राजनीति शास्त्री समाजशास्त्री तथा प्रत्येक समाजशास्त्री राजनीति शास्त्री होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका गिडिंग्स महोदय का है। नेक्स्ट आइए, हाँ अब देखिए, एक और भी स्टेटमेंट है, वो भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि समाजशास्त्र का उचित स्थान, ठीक ना? समाजशास्त्र का उचित स्थान केवल विज्ञानों में नहीं है। समाजशास्त्र का उचित स्थान केवल विज्ञानों में नहीं है। ठीक ना? समाजशास्त्र का उचित स्थान केवल विज्ञानों में नहीं है, वरन मानवीय मस्तिष्क को स्वतंत्र बनाने वाले, ये प्रश्न पूछे गए हैं और इंपॉर्टेंट हैं, वरन मानवीय मस्तिष्क को स्वतंत्र बनाने वाले कला विषय में है। कला विषय में है। ठीक ना? ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये कई शब्द बस यहाँ पर जोड़ दे करके आप याद रखना
कि समाजशास्त्र का उचित स्थान केवल विज्ञानों में नहीं है, वरन मानवीय मस्तिष्क को स्वतंत्र बनाने वाले कला शब्द का प्रयोग आ जाए। किसका आ जाए? कला। कला विषय में है, ठीक ना। तो यह चर्चा किसने किया है? यह बात करते हैं आपके रॉबर्ट बीरस्टीड महोदय। किसने किया है भाई? रॉबर्ट बीरस्टीड ने किया है, ठीक ना। कि समाजशास्त्र का ये क्या है भाई? समाजशास्त्र का उचित स्थान केवल विज्ञानों में नहीं है, वरन मानवीय मस्तिष्क को स्वतंत्र बनाने वाले कला विषय में है। तो इसकी चर्चा करते हैं आपके रॉबर्ट बीरस्टीड महोदय। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न, समाजशास्त्र को एक विज्ञान मानने की अपेक्षा एक क्राफ्ट, ठीक ना, एक शब्द आता है क्राफ्ट, ठीक, एक क्राफ्ट मानने का तर्क किसने दिया? ठीक ना, ध्यानपूर्वक देखिएगा। बस एक शब्द जैसे आ जाए तो आप जो है तुरंत लगाएंगे WC मिल, ठीक ना। कौन है? WC मिल। तो इसका जो है तर्क देने वाले समाजशास्त्री हैं क्राफ्ट विज्ञान मानने वाले आपके और WC मिल्स, ठीक ना। हाँ, मिल्स हैं, ठीक। तो देखिए, जैसे ही यहां पर हमने आपको कहा कला विषय पर चर्चा आ जाती है, तो कला विषय तुरंत आप ठीक किस पर लगाएंगे? रॉबर्ट बीरस्टीड पर। जैसे क्राफ्ट के सुझाव की बात आ जाती है तो क्राफ्ट आप ठीक किस पर लगाएंगे? WC मिल्स पर। फिर आगे चलिए, फिर नेक्स्ट एक प्रश्न और है जो आपसे हाँ, किस इतिहासकार ने, ठीक ना, ध्यानपूर्वक देखिएगा, किस इतिहासकार ने समाजशास्त्र के उदय को फ्रांसीसी राजक्रांति का परिणाम माना है? ठीक है, ध्यानपूर्वक देखना बेटा कि किस इतिहासकार ने समाजशास्त्र के उदय को फ्रांसीसी राजक्रांति का परिणाम माना है? तो यह समाजशास्त्री आपके हैं थॉमसन। कौन है? थॉमसन, ठीक ना। फिर यह तो हमने आप लोगों को कुछ प्रश्न यहाँ पर नोट कराए जो थोड़ा सा वो अलग से प्रश्न बताना था, ठीक। और इसके अलावा जो भी प्रश्न आपका है समाजशास्त्र के उद्भव विकास में जितने भी कुछ हैं, चाहे वो स्वरूपात्मक समुदाय से लेकर के, ठीक, फिर अध्ययनिक, फिर उसका जो है वह दृष्टिकोण तक, सब प्रश्न वहीं से आपके नोट से ही पूछ ले जाएंगे। उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। और उसी नोट्स में आज अब तक जो जितना हमने बताया है इसको भी आप उसी में समाहित कर लीजिएगा। इसके अलावा इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, यह हमारा विश्वास है। अब बेटा अब हम लोग आते हैं जो आपकी टॉपिक थे मुख्य रूप से वह सामाजिक समूह। हाँ, अब देखिए, अब जो आपकी जो न्यू टॉपिक है वह सामाजिक समूह। अब हम लोग आते हैं कि सामाजिक समूह वास्तव में है क्या, ठीक ना। एक कंडीशन आती है प्रश्न हमारे सामने कि आप जानते हैं कि जो व्यक्ति जो हैं, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के संकलन को
दो या दो से अधिक व्यक्तियों के संकलन को हम समूह कहते हैं। ठीक, तो दो या दो से अगर अधिक व्यक्तियों का जब संकलन होता है तो उसी को हम जो है समूह कहते हैं। इसमें एक स्थिति आती है कि अगर कोई व्यक्ति अकेला है, ठीक, तो सिमेल महोदय ने इसको ध्यानपूर्वक देखना है आप लोगों को, क्योंकि अभी स्टार्ट हो रहा है सामाजिक समूह। पूर्व पर अपने आप को कन्वर्ट बदल दीजिए सामाजिक समूह को समझने के लिए। तो अगर कोई अकेला व्यक्ति है, इस अकेले व्यक्ति को सिमेल ने मोनाड कहा। अगर कोई अकेला व्यक्ति है तो अकेले व्यक्ति को हम समाजशास्त्र की भाषा में उसको जो है मोनाड कहते हैं। ठीक ना, ठीक। फिर उसके बाद अगर कोई दो है, ठीक ना, कोई भी दो हो, स्त्री पुरुष हो, ठीक ना, कोई दो व्यक्ति हो, तो इसको हम जो है डायोड कहते हैं, डायोड। ठीक, उसके बाद अगर कोई दो या दो से अधिक तीन व्यक्ति हो गए, सपोज दैट, तो इस तीन व्यक्ति को हम ट्रियाड कहते हैं। ठीक ना, अकेला व्यक्ति है तो अकेले व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, मोनाड। दो या दो से दो व्यक्ति हैं तो दो व्यक्ति को हम डायोड कहेंगे। तीन व्यक्ति हैं तो तीन व्यक्ति को हम ट्रायोड कहेंगे। अब आपके सामने एक प्रश्न आता है यहाँ पर कि सर जो है यह व्यक्ति को सामाजिक समूह की आवश्यकता क्यों पड़ी। प्रारंभिक अवस्था जो सामाजिक समूह की थी, जो समूह की आवश्यकता थी, तो व्यक्ति जो है घुमंतु प्रवृत्ति में रहता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर, तीसरे स्थान से चौथे स्थान पर वह भ्रमण करता था। ठीक ना, तो अब एक मानव के अंदर एक जिज्ञासा हुई कि नहीं, अब हमारे अंदर एक अस्थायित्व का भाव होना चाहिए। अब उस स्थिति को लेकर के अब यहाँ पर व्यक्ति ने एक समूह के विषय में सोचा। ठीक, तो अब यहाँ से प्रश्न आपको पूछा जाता है, प्रश्न बनता भी है कि आखिरकार एक अमुक व्यक्ति को एक समूह की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों ने वह अमुक व्यक्ति अकेले रहने के विषय में सोचा। इसलिए तो इसके तीन बिंदु भर करके आते हैं। आज समझिए, आप लोगों के पास नोट्स पहुंच जाएगा, आप लोगों के पास बस समझने के समझिए, आप लोगों के पास जो है वह नोट्स जो है सीधे सीधे हम यहाँ से सेंड करा देंगे, आपके पास पहुंच जाएगा व्हाट्सएप पर और आप उसको नोट कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर कॉपी पेन बंद करके सिर्फ समझिए। तो एक स्थिति आती है कि एक व्यक्ति को जो है वह समूह की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि इसके लिए मुख्य रूप से तीन हैं। ठीक ना, तीन कारक थे जिसके फलस्वरूप एक व्यक्ति को एक समूह की आवश्यकता पड़ी। प्रथम स्थिति इसकी यह थी कि स्वयं व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। स्वयं व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है, पूर्ति नहीं कर सकता है। ठीक ना, इसलिए एक अमुक व्यक्ति को समूह की आवश्यकता पड़ी। ठीक ना, तो प्रथम कारक इसका था कि एक अमुक व्यक्ति को जो है वह स्वयं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है, इसलिए एक व्यक्ति को एक समूह की आवश्यकता पड़ी। दूसरा इसका प्रमुख कारण था मुख्य रूप से सुरक्षा के दृष्टिकोण से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक ना, अब एक स्थिति आती है जब सुरक्षा के दृष्टिकोण की बात आती है। ठीक ना, क्योंकि एक स्थिति थी कि हमेशा एक व्यक्ति को जो है तमाम प्रकार के जानवर थे, तमाम प्रकार के एक समूह दूसरे समूह पर आक्रमण, एक कबीला दूसरे कबीले पर आक्रमण करता था। तो यह तमाम प्रकार की ऐसी स्थितियां थीं जिसके फलस्वरूप मानव के अंदर एक सुरक्षा की बात आई। ठीक ना, कि अगर हम एक समूह के रूप में रहेंगे तो जो हमारे ऊपर कोई भी ऐसी दिक्कत प्रॉब्लम आती है, कोई भी आक्रमण आता है, तो उसका हम जो है सामना मिल करके कर लेंगे। तो एक दूसरी जो स्थिति आई यह सुरक्षा के दृष्टिकोण से। तीसरी बात जो सामने आती है मुख्य रूप से यह इसका है समूहशीलता की प्रवृत्ति। ठीक ना, तो जो तीसरा मुख्य रूप से कारण था वह तीसरा कारण है समूहशीलता की प्रवृत्ति। ठीक ना, तो समूहशीलता की यह प्रवृत्ति के कारण भी एक अमुक व्यक्ति जो था वह एक समूह के रूप में एक समूह के निर्माण के विषय में सोचा। तो मुख्य रूप से यहाँ पर समूह के निर्माण के लिए तीन आवश्यकताएं हुई। पहली आवश्यकता है कि स्वयं व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। दूसरी कंडीशन थी कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक अमुक व्यक्ति को एक समूह की आवश्यकता पड़ी।
इसके अलावा जो तीसरा कारण था वह समूहशीलता की जो प्रवृत्ति थी, इस समूहशीलता की प्रवृत्ति के कारण एक अमुक व्यक्ति को जो है एक समूह की आवश्यकता पड़ी। तो यह तो एक समूह की आवश्यकता के संदर्भ में हम यहाँ पर चर्चा की। ठीक, बस समझिए बेटा, जो भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं आप समझिए, आपके पास नोट्स पहुंच जाएगा, लिखने का प्रयास मत कीजिए। जब यहाँ पर आप समझ लेंगे खूब अच्छे ढंग से, ठीक, तो नोट्स तो हम आपके पास भेज देंगे, तो उसमें फिर आप नोट कर लेंगे, तो फिर आपके सामने किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो अब यह एक 3 कार्य था। अब प्रश्न बेटा आपके सामने आता है कि समाज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समूह का क्या तात्पर्य है। ठीक ना, तो समाज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समूह का तात्पर्य व्यक्तियों के किसी ऐसे समुच्चय या संकलन से है जिसके सदस्य अर्थात हम और आप, ठीक ना, तो समाज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समूह का तात्पर्य व्यक्तियों के किसी ऐसे समुच्चय या संकलन से है जिसके सदस्य सामान्य हित या रुचि के आधार पर सामाजिक संबंधों के ताने बाने द्वारा एक दूसरे से आबद्ध होते हैं, अर्थात एक दूसरे से बंधे होते हैं तथा अपनी क्रियाओं के द्वारा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा प्रभावित होते हैं। ठीक ना, तो एक प्रश्न आपके सामने आता है कि समाज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समूह का क्या तात्पर्य है। ठीक, अब फिर जो है, अब इसको भी हम लिख देते हैं, समाज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, समाज वैज्ञानिक, हाँ अलग पेज ले लेते हैं। ठीक, तो चलिए अब इस पर हम लोग आ जाते हैं। समाज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समूह का तात्पर्य, समूह का तात्पर्य। ठीक, एक चीज और है भाई, एक और सूचना आप लोगों के लिए है, शाम को मैसेज न करना पड़े। जो भी ऑनलाइन क्लास जुड़े हुए हैं वह सभी लोग आज 4 बजे से जो क्लास चलेगी उस ऑनलाइन वालों के लिए वह गूगल मीट की भी क्लास रहेगी। गूगल मीट की जब क्लास होगी, जब हम सूचना देंगे जिस दिन, उस दिन ही आपकी गूगल मीट की क्लास चलेगी। बाकी ये मॉर्निंग की क्लास तो आपकी रहेगी ही रहेगी। ठीक ना, तो आज शाम को आपकी जो है गूगल मीट से भी क्लास होगी, इसलिए 4 बजे, 4:10 हो जाता है कभी 4, ठीक ना, क्लास शुरू करते करते, तो 4 बजे आप लोग अपना कापी पेन लेकर के बैठ जाइएगा। ठीक, 4:10 पर, 4:05 पर या 4:15 पर वो आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी और यह आपकी क्लास लगभग 1.5-2 घंटे की रहेगी। ठीक, इसलिए पूरा आराम के साथ, ये नहीं कहीं भागने के प्लान से, गूगल मीट की क्लास आज आप लोगों की 4 बजे से चलेगी। ठीक ना, 4:05, 4:10 इसी के आसपास वो गूगल मीट की भी क्लास चलेगी। ठीक, तो और जहां तक आज अभी हम पढ़ा देंगे, इसके आगे की टॉपिक हम आप लोगों को शुरू करेंगे। और यह जो आज हम पढ़ा रहे हैं अभी लिखिएगा मत, बस समझने का प्रयास कीजिएगा, यह सभी मैटर आपके पास पहुंच जाएंगे। ठीक ना, समझ जाओगे तो मैटर पहुंच जाएंगे। तो अब देखिए समाज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समूह का क्या तात्पर्य है। अब यहाँ पर समाज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समूह का तात्पर्य, दृष्टिकोण से समूह का तात्पर्य व्यक्तियों के किसी ऐसे समुच्चय या संकलन से है, समुच्चय या संकलन से है जिसके सदस्य सामान्य हित या रुचि के आधार पर, सामान्य रुचि या हित के आधार पर सामाजिक संबंधों के ताने बाने द्वारा, सामाजिक संबंधों के ताने बाने द्वारा
बाने द्वारा एक दूसरे से आबद्ध होते हैं, एक दूसरे से आबद्ध होते हैं तथा अपनी क्रियाओं के द्वारा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा प्रभावित होते हैं। ध्यान को देखना बेटा, अब यहाँ पर जो है यह सामाजिक समूह से क्या तात्पर्य है, समाज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सामाजिक समूह का तात्पर्य। तो समाज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समूह का तात्पर्य व्यक्तियों के किसी ऐसे समुच्चय या संकलन से है जिसके सदस्य अर्थात हम और आप, जिसके सदस्य सामान्य रुचि या हित के आधार पर सामाजिक संबंधों के जो ताने बाने द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं तथा अपनी क्रियाओं के द्वारा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा प्रभावित होते हैं। अर्थात समाज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मुख्य आशय हमारा यह है कि एक अमुक व्यक्ति किसी भी समूह का निर्माण करता है तो या तो समूह व्यक्ति का उसमें हित दिखाई देता है या तो समूह व्यक्ति का उसमें रुचि दिखाई देती है, तभी जाकर के वह अमुक व्यक्ति उस सामाजिक समूह का सदस्य बनता है। ठीक ना। तो इसमें दो चीजों पर है ज्यादा जोर दिया गया है कि समाज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कि अगर वह अमुक व्यक्ति का या तो उसमें हित है या तो अमुक व्यक्ति का उसमें रुचि है, तो हित या रुचि के आधार पर ही वह अमुक व्यक्ति जो होता है एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंधों के रूप में जुड़ता है। ठीक ना। तो ध्यान पूर्वक देखिएगा, इसमें है मुख्य रूप से क्या है कि या तो समूह व्यक्ति का क्या दिखाई दिया, हित या तो रुचि। ठीक ना। तो या हित या रुचि के आधार पर ही वह अमुक व्यक्ति जो है किसी समूह का निर्माण करता है। अब देखिए, अब यही पा जाते हैं मुख्य रूप से जो समाजशास्त्री हैं, एक महानुभाव जो है वह गिडिंग्स महोदय। हाँ, एक सेकेंड बेटा। हाँ ठीक है, वो आ जाते हैं आपके गिडिंग्स महोदय। गिडिंग्स महोदय कहते हैं मुख्य रूप से कि जो हम सामाजिक समूह को जिस रूप में समझते हैं, थोड़ा सा उसको जो है अन्य जो चीजें हैं उसको हम अलग रूप में समझना चाहिए। ठीक ना। अर्थात यह चर्चा करते हैं दो चीज की, यह मान भाव चर्चा करते हैं सामाजिक समुच्चय, सोशल एग्रीगेट। ठीक ना। और दूसरी चीज यह चर्चा करते हैं जो है सामाजिक श्रेणी। ठीक। तो जो गिडिंग्स महोदय हैं यहीं पर उन्होंने कहा कि जो हम सामाजिक समूह को समझते हैं, सामाजिक समूह को में मुख्य रूप से एक चीज आती है सामाजिक समुच्चय और दूसरा आता है सामाजिक श्रेणी। तो इन्होंने कहा कि जो सामाजिक समुच्चय है और जो सामाजिक श्रेणी है, क्या है, सामाजिक समुच्चय और सामाजिक श्रेणी को हमें सामाजिक समूह से भिन्न रूप में समझना चाहिए। तो गिडिंग्स महोदय देखिए, यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखना है इसको, गिडिंग्स महोदय हैं। गिडिंग्स महोदय क्या करते हैं कि सामाजिक समूह से भिन्न रूप में, सामाजिक समूह से भिन्न रूप में सामाजिक समुच्चय तथा सामाजिक श्रेणी को समझना चाहिए। देखिए ध्यान को देखना है, यहाँ पर जिसका भी कंफ्यूजन हो, थोड़ा सा हो सकता है कि आप लोगों के सामने कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो, इसलिए खूब कायदे से इसको देखने का प्रयास कीजिएगा। गिडिंग्स ने कहा कि जो सामाजिक समूह के रूप में ही, ठीक ना, हमें सामाजिक समुच्चय को नहीं समझना चाहिए, सामाजिक समूह के रूप में ही हमें सामाजिक श्रेणी को नहीं समझना चाहिए।
इन्होंने कहा कि सामाजिक समुच्चय से, सामाजिक समूह से भिन्न रूप में हमें सामाजिक समुच्चय को समझना चाहिए, सामाजिक श्रेणी को समझना चाहिए। ठीक ना। अब एक स्थिति आती है कि सामाजिक समुच्चय है क्या। सामाजिक समुच्चय क्या है। ठीक, अब देखिए जो आपका सामाजिक समुच्चय है, सामाजिक समुच्चय के संदर्भ में कहा जाता है कि सोशल एग्रीगेट आर सिंपल कलेक्शन ऑफ द पीपल। देखिए ध्यानपूर्वक, सोशल एग्रीगेट आर द सिंपल कलेक्शन ऑफ द पीपल हु आर इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। सोशल एग्रीगेट आर सिंपल कलेक्शन ऑफ द पीपल हु आर इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम बट नो शेयर डिफिनिट कनेक्शन ऑफ वन एंड अदर। ठीक ना। सामाजिक समुच्चय से तात्पर्य व्यक्तियों के किसी ऐसे समूह से है, ठीक ना, जिसके सदस्य एक दूसरे को, ठीक ना, एक निश्चित स्थान पर और एक निश्चित समय पर एकत्रित होते हैं। इन्होंने कहा सामाजिक समुच्चय से तात्पर्य व्यक्तियों के किसी ऐसे समूह से है, सामाजिक समुच्चय से तात्पर्य व्यक्तियों के किसी ऐसे समूह से है जिसके सदस्य किसी निश्चित स्थान पर और निश्चित समय पर, किसी निश्चित स्थान पर, ठीक ना, किसी निश्चित स्थान पर प्लस किसी निश्चित समय पर, ठीक ना, समय भी पहले से निश्चित है और स्थान भी क्या है, पहले से निश्चित है। तो किसी निश्चित स्थान पर और किसी निश्चित समय पर, ठीक ना। तो सामाजिक समुच्चय से तात्पर्य व्यक्तियों के किसी ऐसे समूह से है जिसके सदस्य किसी निश्चित स्थान पर और किसी निश्चित समय पर एक साथ एकत्रित होते हैं, एक साथ एकत्रित होते हैं। लेकिन एक कंडीशन क्या है, जो सदस्य हैं जो एकत्रित हो रहे हैं, इन सदस्यों के बीच में आपस में किसी भी प्रकार का संपर्क या किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। जो यह सदस्य एकत्रित हो रहे हैं, इन सदस्यों के बीच किसी भी प्रकार का संबंध न हो। ध्यान तो देखिएगा, सामाजिक समुच्चय क्या है, सामाजिक समुच्चय से तात्पर्य व्यक्तियों के किसी, ठीक ना, ऐसे व्यक्तियों के ऐसे सदस्यों से है जिनके सदस्य किसी निश्चित समय पर निश्चित स्थान पर एक साथ एकत्रित होते हैं तथा सदस्यों के बीच में नो डिफिनिट कनेक्शन अर्थात सदस्यों के बीच में किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं है। तो ऐसे ही समूह को हम सामाजिक समुच्चय कहते हैं, ठीक ना। अब जो इस प्रकार का समूह होता है, ऐसे ही समूह को एक समाजशास्त्र से आपके आ जाते हैं बोटो-मोर। कौन आते हैं भाई, बोटो-मोर। बोटो-मोर महोदय, ठीक, ऐसे समूह को अर्ध आभासी समूह कहते हैं, ठीक ना, अर्धाभासी समूह कहते हैं। तो मीन्स क्यूसी ग्रुप। ठीक, अब आपके सामने प्रश्न उठता होगा कि आखिरकार जो बोटो-मोर महोदय ने जो अर्धाभासी समूह कहा है, सर भी कह रहे हैं कि आखिरकार ऐसे समूह को, वह कौन सा समूह है जिसको आप सामाजिक समुच्चय कहोगे, वह कौन सा समूह है जिसको आप बोटो-मोर के अनुसार अर्धाभासी समूह कहोगे। तो जैसे मेले में उमड़ी हुई भीड़, ठीक ना। तो यह जो मेले में उमड़ी हुई भीड़ है, यह जो किसका उदाहरण है, यह सामाजिक समुच्चय का उदाहरण है, ठीक ना। मेले में उमड़ी हुई भीड़ को बोटो-मोर महोदय क्या कहते हैं, क्यूसी ग्रुप, ठीक ना, अर्ध आभासी समूह। जैसे
प्लेटफार्म पर उमड़ी हुई भीड़, ठीक ना, जैसे प्लेटफार्म पर उमड़ी हुई भीड़, ठीक, मेले में उमड़ी हुई भीड़। तो प्लेटफार्म पर भी जो आपकी उमड़ी हुई भीड़ है, यहाँ पर भी जो भी सदस्य हैं वह एक दूसरे को जानते तथा पहचानते नहीं है। मेले में भी उमड़ी हुई भीड़ है, ठीक ना, मेला पहले से ही निश्चित है कि फला, हमने कहा कि उसका स्थान क्या है, निश्चित है, समय भी क्या है, निश्चित है, ठीक। अब आपको मेले का पहले से ही स्थान निश्चित होता है कि अष्टमी के दिन फला जगह का मेला लगेगा, नवमी के दिन फला जगह का मेला लगेगा, सप्तमी के दिन फला जगह का मेला लगेगा, ठीक ना। तो स्थान भी निश्चित है और समय भी क्या है, निश्चित है, लेकिन वहां पर जो भी सदस्य हैं वह सभी एक दूसरे को जानते तथा पहचानते नहीं हैं। प्लेटफार्म पर उमड़ी हुई भीड़, ट्रेन जा रही है, सभी लोग वहां पर इकट्ठा हुए, किसके इंतजार में, ट्रेन के इंतजार में, ठीक ना, ट्रेन के इंतजार में वहां पर सभी लोग इकट्ठा हुए, ठीक। ट्रेन आई, सभी लोग अपने अपने गंतव्य स्थान पर चले गए, लेकिन वहां पर जो लोग भी इकट्ठा हैं वह सभी लोग एक दूसरे को जानते तथा पहचानते नहीं है। तो इन्होंने कहा कि इसको हमें अलग अर्थ में समझना चाहिए, किसको, सामाजिक समुच्चय को। फिर उसके बाद इन्होंने कहा सामाजिक श्रेणी को भी, सामाजिक श्रेणी, ठीक ना, जिसको आप कहते हो सोशल कैटेगरी, ठीक। तो इन्होंने कहा सामाजिक श्रेणी को भी हमें समझने के लिए किस आधार पर होना चाहिए, सोशल, हाँ, उन्होंने कहा सेम लेवल एंड सेम ऑक्यूपेशन, ठीक ना। इन्होंने कहा इसको समझने के लिए हमें किस आधार पर समझना चाहिए, सेम लेवल एंड सेम ऑक्यूपेशन, ठीक ना। तो इसको इन्होंने कहा कि इसको समझने के लिए हमें सेम लेवल होना चाहिए, ठीक ना, व्यक्ति का लेवल कैसा हो, समान हो, ठीक ना। तुम्हें समान पेशा, इन्होंने कहा सेम लेवल एवं सेम ऑक्यूपेशन, ठीक। तो सामाजिक श्रेणी को समझने के लिए इन्होंने दो चीज पर जोर देते हैं कि इसके आधार पर हमें सामाजिक श्रेणी को समझना चाहिए। अर्थात किसके आधार पर हमें सामाजिक श्रेणी को समझना चाहिए, तो सामाजिक श्रेणी को हमें सेम लेवल एंड सेम ऑक्यूपेशन, अर्थात समान आय या समान पेशे के आधार पर बनने वाले समूह को हम सामाजिक श्रेणी कहते हैं। किसके आधार पर भाई, समान आय एवं समान पेशा, ठीक ना, समान आय एवं समान पेशे के आधार पर बनने वाले समूह को सामाजिक श्रेणी कहते हैं, सामाजिक श्रेणी कहते हैं, ठीक। तो